सफेद बर्फ से ढके आर्कटिक के बीचों बीच दो वैज्ञानिक, जूलिया और ऑस्कर, एक खतरनाक प्रयोग कर रहे हैं। वे पानी के नीचे विस्फोटक लगा रहे थे ताकि धरती की गहराइयों में छिपे रहस्यों को समझ सकें। लेकिन तभी उन्हें एक चेतावनी कॉल मिलता है। तूफान आ रहा है, तुरंत निकल जाओ। वे जल्दबाजी में अपना सामान समेटने लगते हैं, लेकिन जूलिया अपने रिसर्च डेटा को छोड़ना नहीं चाहती। ऑस्कर उसे खींचकर स्नोमोबाइल पर बैठाता है और दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। उधर कुछ ही दूरी पर एक रूसी पनडुब्बी रहस्यमयी आवाजें रिकॉर्ड कर रही होती है। पानी के नीचे से आ रही बेहद तेज डरावनी आवाजें। रडार दिखाता है समुंदर की गहराई मानो उठ रही हो। जूलिया के स्कैनर अचानक पागल की तरह बीप करने लगते हैं और तभी बर्फ में दरारें पड़ने लगती हैं। दोनों पूरी ताकत से स्नोमोबाइल चलाते हैं। पीछे बर्फ फट रही है, नीचे समुंदर का काला पानी उबल रहा है, लेकिन भाग्य उनका साथ नहीं देता। सामने की जमीन भी टूट जाती है। स्नोमोबाइल हवा में उछलता है और विस्फोट हो जाता है। उनका कैंप भी विस्फोटों में नष्ट हो जाता है। बाकी वैज्ञानिक धीरे धीरे बर्फ के नीचे समा जाते हैं। उधर समुद्र के नीचे रूसी पनडुब्बी को भी झटके लगने लगते हैं। पूरा जहाज हिल रहा है। कमांडर आदेश देता है, फायर करो। और जैसे ही गोलियां चलती हैं, चारों तरफ एक भयानक रोशनी फैल जाती है। पानी में कुछ विशालकाय टेंटिकल्स हिलते हुए दिखाई देते हैं। एक जवान कांच की दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। दूसरा अफसर इमरजेंसी बुआई छोड़ने में कामयाब होता है। फिर पनडुब्बी पूरी तरह डूब जाती है। रूस के नौसैनिक मुख्यालय में अफरा तफरी मच जाती है। एक पनडुब्बी अचानक गायब हो चुकी है और उसमें मौजूद हैं बेहद खतरनाक परमाणु हथियार। कमांड तुरंत रेस्क्यू मिशन का आदेश देता है। इस मिशन की अगुवाई करेगा विक्टर, वो कप्तान जिसका भाई उसी गुमशुदा पनडुब्बी का कैप्टन था। विक्टर की मां डर से कांपते हुए उसे उसके पिता की घड़ी देती है। ये तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है, लौट कर आना बेटा। रात के अंधेरे में विक्टर बंदरगाह पहुंचता है। वहां उसका स्वागत करता है एडमिरल ओलशांस्की, जो उसके पिता का पुराना दोस्त था, लेकिन अब बूढ़ा और जिद्दी। पनडुब्बी के अंदर कुछ अफसर शिकायत करते हैं, हमें छुट्टी से खींचकर क्यों लाया गया? लेकिन कोई जवाब नहीं। मिशन शुरू हो चुका है। उधर बर्फीले तूफान के बीच जूलिया और ऑस्कर भटकते हुए किसी सिग्नल की तलाश में हैं। जूलिया का फोन आखिरकार एक ओनेल रिग से संपर्क पकड़ता है, लेकिन तूफान की गर्जना में उनकी आवाज दब जाती है। कॉल कट जाती है और ऑस्कर थककर बर्फ पर गिर पड़ता है। सुबह होती है। विक्टर की पनडुब्बी उस स्थान पर पहुंचती है जहां पिछली सबमरीन गायब हुई थी। लंबी तैयारी के बाद वे गोता लगाते हैं। ओलशांस्की विक्टर को एक गुप्त रिपोर्ट दिखाता है, जिसे देखकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। अफवाहें फैलने लगती हैं, शायद पिछली पनडुब्बी को किसी समुद्री जीव ने निगल लिया। उधर बर्फ के ऊपर जूलिया और ऑस्कर को बर्फ में फंसी एक बुआई दिखाई देती है। उन्हें एहसास होता है कोई जरूर आएगा इसे ढूंढने। वो ठहरने का फैसला करते हैं। कुछ घंटे बाद विक्टर की पनडुब्बी को वही सिग्नल मिलता है और जहाज उसी दिशा में मुड़ जाता है। लेकिन तभी समुद्र के भीतर अचानक व्हेल्स का झुंड पनडुब्बी के चारों ओर आ जाता है। विक्टर आदेश देता है, धीरे नीचे जाओ, इन्हें चोट मत पहुंचाना। ओलशांस्की चिल्लाता है, सोनार ऑन करो, हमें रास्ता देखना है। विक्टर रोकता है, रुको, इससे जानवरों को नुकसान होगा। लेकिन ओलशांस्की उसकी नहीं सुनता। जैसे ही सोनार चालू होता है, व्हेल्स डरकर भाग जाती हैं, फिर अचानक रुकती हैं और फिर से लौट आती हैं। सोनार के भीतर गूंजती एक नीच आवृत्ति की गर्जना सबके कान फाड़ देती है। रडार पर दिखता है समुंदर की तह हिल रही है और तभी अंधेरे में कुछ विशाल टेंटिकल्स हिलते हैं। एक झटके में एक व्हेल को मार गिराते हैं। विक्टर के चेहरे पर सन्नाटा छा जाता है। यह कोई जीव है? ओलशांस्की फिर आदेश देता है, गोली चलाओ। लेकिन विक्टर रोक देता है, नहीं, हम नहीं जानते ये क्या है, पहले छिपो। पनडुब्बी एक बर्फीले दरार में घुस जाती है। हर टकराहट पर पूरी सबमरीन कांपती है। रडार की आवाजें अब कानों में चुभ रही हैं। आखिरकार जब जहाज रुकता है, विक्टर चैन की सांस लेता है। वो भयानक चीज अब जा चुकी है। लेकिन ओलशांस्की चिल्लाता है,
तुमने जान खतरे में डाली, हम सतह पर जाएंगे। पनडुब्बी ऊपर उठती है और जब वो बर्फ तोड़कर सतह पर आती है, वो देखती है जूलिया और ऑस्कर वहीं हैं, ठंड से कांपते हुए। विक्टर उन्हें अंदर लाने का आदेश देता है। ओलशांस की गुस्से से कहता है, इन्हें बाहर छोड़ दो, ये जासूस भी हो सकते हैं। लेकिन विक्टर के अंदर इंसानियत जाग उठती है। ये हमारे जैसे ही लोग हैं, इन्हें हमारे साथ रहना चाहिए। पनडुब्बी अब फिर से गहराइयों में उतर रही है। जूलिया और ऑस्कर को मेडिकल टीम देख रही है और विक्टर उनके साथ बैठा है, टेबल पर एक नक्शा फैलाए हुए। वो पूछता है, बताओ तुम्हारा कैंप कहां था? क्या तुमने वहां कुछ अजीब देखा? जूलिया बताती है, हमने पानी के नीचे विस्फोट किए थे, तभी जमीन हिली और सब कुछ बिखर गया। विक्टर का चेहरा कठोर हो जाता है। तो यही वजह है, तुम्हारे विस्फोटों ने ही मेरी भाई की पनडुब्बी डुबोई? कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। ओलशांस्की चिल्लाता है, अब बस, हमें वापस लौटना होगा। हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है और वो चीज फिर से हमला कर सकती है। लेकिन विक्टर अपनी जगह से नहीं हिलता। उसकी आंखों में केवल एक आग जल रही है। मेरा भाई अभी जिंदा हो सकता है, हम उसे ढूंढे बिना नहीं लौटेंगे। वो आदेश देता है, पनडुब्बी को जूलिया के कैंप की दिशा में मोड़ो। ओलशांस्की गुस्से में फुसफुसाता है, अगर उसने एक और गलती की तो मैं उसे कमांड से हटा दूंगा। रात गहराती है। पनडुब्बी समुंदर के नीचे आगे बढ़ रही है। अचानक जूलिया कुछ सुनती है, एक गूंज गहराई से आती हुई। ऑस्कर कहता है, ये सोनार है, वो दूसरी सबमरीन को ढूंढ रहे हैं। अचानक रडार पर एक विशाल आकृति फिर दिखाई देती है। वही रहस्यमय जीव, वही संकेत। विक्टर तुरंत आदेश देता है, किसी दरार में छिपो जल्दी। लेकिन इस बार कोई दरार नहीं है, चारों तरफ खुला समुद्र है। वे तेल रिग से मदद का संदेश भेजते हैं। उधर ऑनेल रिग पर काम करने वाले लोग आसमान में चमकते हुए टेंटिकल्स देखते हैं। अलार्म बज उठता है, सब लोग बाहर निकलो। और फिर समुद्र से उभरता है वो क्रैकन। उसके टेंटिकल्स लोहे के टावरों को ऐसे तोड़ देते हैं जैसे खिलौने हों। हर ओर धमाके, आग और चिल्लाहट। पूरा रिग समुद्र में समा जाता है। विक्टर पेरिस्कोप से यह नजारा देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो आदेश देता है, सब लोग देखो, यही है हमारा दुश्मन। सारे स्क्रीन पर दिखाई देता है एक विशालकाय जीव, सैकड़ों मीटर लंबा, जिसके टेंटिकल्स बर्फ को भी चीर सकते हैं। अब क्रैकन पनडुब्बी की ओर बढ़ रहा है। विक्टर आदेश देता है, सभी लोग तैयार रहो। ओलशांस्की फिर से कमांड छीन लेता है, अब मैं संभालूंगा, टॉर्पीडो फायर करो। 2 टॉर्पीडो छोड़े जाते हैं, धमाका होता है और सबको लगता है कि वो जीव मर गया। लेकिन फिर रडार फिर से बीप करता है, वो अब भी जिंदा है। ओलशांस्की घबरा जाता है और इस बार विक्टर खुद कमांड संभाल लेता है, सबसे तेजी से जहाज घुमाओ। पनडुब्बी बमुश्किल टेंटिकल से बचती है, लेकिन एक झटका उसे छू जाता है। पूरी सबमरीन हिल जाती है, सिस्टम फेल होने लगते हैं। एक कमरे में आग लग जाती है, टॉर्पीडो डिपार्टमेंट में। 7 लोग अंदर फंसे हुए हैं। विक्टर आदेश देता है, एयर काट दो, उस कमरे को सील करो। अंदर के लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन कम है। कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रही है। उनके चेहरे काले पड़ रहे हैं। विक्टर का दांव काम करता है। वो आदेश देता है, अब साइलेंट मोड। पूरा जहाज एकदम शांत हो जाता है, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। और धीरे धीरे वो भयावह गर्जना दूर जाती सुनाई देती है। क्रैकन चला गया। पनडुब्बी में सन्नाटा है। जूलिया विक्टर के माथे पर पट्टी बांधती है, उसके जख्म से खून बह रहा है। ऑफिसर हंसकर कहता है, लगता है वो तुमसे इंप्रेस हो गया। जूलिया मुस्कुराकर कहती है, नहीं, बस इंसानियत है। अब सभी घायल लोग अपने कमरों में भेजे जाते हैं। बाकी लोग जहाज की मरम्मत में लग जाते हैं। लेकिन अंदर सबको पता है, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। समुद्र की गहराइयों में पनडुब्बी की मरम्मत पूरी हो चुकी है। विक्टर अपने कमरे में बैठा है, अपने पिता का आखिरी खत पढ़ते हुए। तभी जूलिया अंदर आती है। उसकी आंखों में एक नया डर है। वो कहती है, विक्टर, वो जीव
वो कोई साधारण जानवर नहीं है, वो सदियों से सोया हुआ था और हमारे विस्फोटों ने उसे जगा दिया। विक्टर पूछता है, तो अब क्या करें? जूलिया नक्शा निकालती है। देखो, हर जगह जहां वो नजर आया वो हमारे कैंप के आसपास है। यही उसकी मांद है। अगर हमें बचना है तो सोनार बंद करना होगा, क्योंकि यही आवाज उसे आकर्षित करती है। विक्टर गहरी सांस लेता है, फिर कहता है, अगर तुम सही हो तो मेरा भाई शायद उसी मांद में है। थोड़ी देर बाद एक अफसर कमरे में दौड़ता हुआ आता है। सर, हमें एक सिग्नल मिला है, धातु पर कोई दस्तक दे रहा है। विक्टर तुरंत आदेश देता है, उस दिशा में चलो। सारा क्रू एकजुट हो जाता है। विक्टर भाषण देता है, शायद वहां अभी जिंदा लोग हैं और अगर हम डरकर लौट गए तो हम कभी इंसान नहीं कहलाएंगे। सबकी आंखों में आग है। पनडुब्बी आगे बढ़ती है और सामने आता है एक अंधकारमय खाई जहां कोई रोशनी नहीं पहुंचती। विक्टर खुद छोटे मिनी सबमरीन में जाने का फैसला करता है। यह मिशन मैं खुद पूरा करूंगा। ओल्शांस्की उसे रोकता है। तुम कमांडर हो, विक्टर मुस्कुराता है, और भाई भी। मिनी सबमरीन धीरे धीरे गहराई में उतरती है। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ उपकरणों की नीली रोशनी। दीवारें चरमराने लगती हैं। दबाव बहुत बढ़ गया है, लेकिन विक्टर हार नहीं मानता। आखिरकार उन्हें दिखाई देता है डूबा हुआ जहाज, वही पनडुब्बी जिसे क्रैकन ने पहले निगल लिया था। विक्टर डॉक करने की कोशिश करता है। कई प्रयासों के बाद वो सफल होता है। वो डाइविंग सूट पहनता है और अंदर घुसता है। वो दरवाजे पर दस्तक देता है और अंदर से जवाब आता है। वो हक्का बक्का रह जाता है। वो उसका भाई अलेक्जेंडर है, जिंदा। दोनों भाई गले लगते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने साइलेंट मोड में रहकर क्रैकन से छुपे रहे। अब उन्हें बस हथियार वापस लाने हैं, वो मिसाइल्स जिनके लिए रूस ने उन्हें भेजा था। विक्टर कंप्यूटर पर कोड डालता है, लेकिन सिस्टम जवाब नहीं देता। वो कई बटन दबाता है। आखिरकार स्क्रीन जल उठती है और पता चलता है हथियार अब भी एक्टिव हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को क्रैकन महसूस कर लेता है। मिनी सबमरीन में बैठे ऑस्कर और जूलिया रडार पर देखते हैं। वो वापस आ रहा है। वो राक्षस अब पहले से ज्यादा तेजी से तैर रहा है। पानी में झंझावात उठते हैं। विक्टर और अलेक्जेंडर जानते हैं अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। वो दोनों मिलकर हथियारों को सक्रिय करते हैं। टेंटिकल्स जहाज को जकड़ लेते हैं। दीवारें टूटने लगती हैं। पानी अंदर घुस रहा है। अलेक्जेंडर चिल्लाता है, भाई अब बहुत देर हो चुकी है। विक्टर जवाब देता है, नहीं, जब तक हम जिंदा हैं उम्मीद जिंदा है। वो दोनों एक साथ काउंटडाउन शुरू करते हैं। 3, 2, 1। धमाका। पूरा समुद्र हिल जाता है। एक आग का गोला फूटता है जो बर्फ को चीरकर आसमान तक पहुंचता है। क्रैकन की गर्जना पूरे आर्कटिक में गूंज उठती है और फिर सन्नाटा। पानी भरने लगता है। विक्टर पाइप से रेंगता हुआ अलेक्जेंडर के पास पहुंचता है। वो उसे खींचकर मिनी सबमरीन में डाल देता है, लेकिन दरवाजा फंस गया है। टाइमर पर सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। विक्टर अपने पिता की घड़ी देखता है और मुस्कुराता है। वो आखिरी बार लिवर खींचता है। सबमरीन अलग हो जाती है। वो ऊपर की ओर तैरती है। पीछे धमाका होता है और समंदर की गहराई फिर से शांत हो जाती है। ऊपर सतह पर मुख्य पनडुब्बी वाले सब हार मान चुके थे। तभी बुलबुले उठते हैं। मिनी सबमरीन उभरती है। हर कोई खुशी से झूम उठता है। अलेक्जेंडर जिंदा है। विक्टर भी उसके साथ है। वो अपने पिता की घड़ी भाई को लौटाने की कोशिश करता है, लेकिन अलेक्जेंडर कहता है, नहीं भाई, अब ये तुम्हारा हक है। तुमने इसे कमा लिया। कुछ समय बाद रूस के तट पर दोनों भाई अपने परिवार से मिलते हैं। उनकी मां उन्हें देखकर रो पड़ती है। आसमान में ऑनरोरा चमक रहा है। शायद समंदर भी अब चैन में है और गहराइयों में क्रैकन की राख के बीच सिर्फ एक धीमी गूंज सुनाई देती है, मानो वो सो नहीं गया, बस इंतजार कर रहा हो फिर किसी इंसानी गलती का। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।